Hello, all of you. Now we are going to start revising the chapter of charge of GST from exam point of view. Okay, चार्ज ऑफ जीएसटी जो चैप्टर है उसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि जीएसटी गवर्नमेंट किससे मांग रहा है. ओके, द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट. ओके, ये इस चैप्टर का मेन मोटिव है. ठीक है, कभी कभी गवर्नमेंट कहता है सप्लायर को कि भाई तुम टैक्स भरो. कभी कभी गवर्नमेंट रिसिपिएंट को बोलता है कि तुम टैक्स भरो. कभी कभी गवर्नमेंट बोलता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर तुम टैक्स भरो. तो यहाँ पर एग्जैक्टली टैक्स किसको भरना है, कौन से केसेस में भरना है, वो हम लोग सीखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में. ओके, तो यहाँ पर देखो, सेक्शन नंबर 9 इज द चार्जिंग सेक्शन. ओके, चार्जिंग सेक्शन मतलब कि ये सेक्शन जो हम लोग को बताएगा कि जीएसटी का जो लायबिलिटी है, ओके, वो किसके ऊपर है. ओके, मतलब द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स. तो सेक्शन नंबर 9 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ सीजीएसटी एक्ट. ओके, दिस चार्जिंग सेक्शन इज फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाई. किसके लिए रहेगा ये? इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए. और सेक्शन नंबर 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट. ओके, दिस इज द चार्जिंग सेक्शन फॉर इंटर स्टेट सप्लाई. अगर हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचेंगे तो सेक्शन नंबर 5 फॉलो करना है. अपने स्टेट में बेचेंगे तो सेक्शन नंबर 9 फॉलो करना है. ओके, अब ये सेक्शन के अंदर टोटल 5 सबसेक्शंस है. उसमें से अपने को सिलेबस में 4 ही एप्लीकेबल. ओके, कौन से देखो, 9(1), 9(2), 9(3) एंड 9(5). तो ये टोटल 4 सेक्शंस अपने सिलेबस में एप्लीकेबल. खाली ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा हूँ. सेक्शन नंबर 9(1) आप लोग को बताएगा कि सप्लायर वुड बी लायबल टू पे टैक्स. सेक्शन नंबर 9(2) बताएगा कि कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स नहीं है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. ओके, इसका कोड क्या याद रखना है? 5, PANCH. P फॉर पेट्रोल डीजल, A फॉर एविएशन टर्बाइन फ्यूल, N फॉर नेचुरल गैस, C फॉर क्रूड ऑयल दैट इज पेट्रोलियम क्रूड, एंड H फॉर हाई स्पीड डीजल ऑयल. ओके, 5 प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा. आज के तारीख पे नहीं लगेगा, बाद में हो सकता है लग जाए. उसके बाद 9(3) ये सेक्शन कहता है कि रिसिपिएंट को जीएसटी भरना पड़ेगा. 9(5) बोलता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर वुड बी लायबल टू पे टैक्स. समझ में आ रहा है पॉइंट? 9(1) सप्लायर, 9(2) नो टैक्स ऑन सर्टन प्रोडक्ट्स, 9(3) रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स, 9(5) ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे टैक्स. ओके, ये 4 सेक्शन हम लोग को करना है. ठीक है, अब सुनो. अगर आपका ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट सप्लाई रहेगा, यू हैव टू फॉलो सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. अगर आपका ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट सप्लाई रहेगा, यू हैव टू फॉलो सेक्शन नंबर 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट. अब अपना ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट है या नहीं वो कैसे मालूम पड़ेगा? उसके लिए हम लोग को चेक करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट. ओके, एंड अगर अपना ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट है कि नहीं मालूम करना है तो सेक्शन नंबर 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट. सो if our transaction is intrastate as per section 8 of IGST Act, then tax would be charged as per section number 9 of CGST Act. If our transaction is interstate as per section 7 of IGST Act, okay, tax would be paid as per section number 5 of IGST Act. क्लियर है पॉइंट? तो हम लोग को टोटल 4 सेक्शंस पढ़ना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में. पहले 9(1) से अभी हम लोग स्टार्ट करें. सबसे पहला है सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1. ओके, सेक्शन नंबर 9(1) ये बोल रहा है कि आपको टैक्स भरना पड़ेगा ऑन प्रोडक्ट्स अदर देन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. ओके, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे अपने को कोई टैक्स नहीं भरना है. और भी 2 प्रोडक्ट है जिसके ऊपर टैक्स नहीं भरना है, दैट इज लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एंड 2 और प्रोडक्ट ऐड हुए हैं, दैट इज द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग लिकर. ओके, क्या 2 रॉ मटेरियल देखो, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, ओके, एंड रेक्टिफाइड स्पिरिट. ओके, ये 2 रॉ मटेरियल है जिसके थ्रू क्या बनता है, लिकर. तो टोटल 8 प्रोडक्ट जीएसटी के बाहर हो गए. 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसका कोड मैंने अभी अभी बताया, और 3 लिकर से रिलेटेड, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, okay, rectified spirit and extra neutral alcohol. So in totality 8 products are out of ambit of GST. उसके अलावा बाकी सब प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर वो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? सीजीएसटी. ओके, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है तो सीजीएसटी भरना है. हम लोग को सीजीएसटी कौन से वैल्यू पर भरना है? ऐसे वैल्यू पर जो सेक्शन नंबर 15 में हम लोग को सीखने मिलेगा. ओके, क्या रेट से भरना है?
जीएसटी का रेट टैरिफ में दिया रहेगा, लेकिन मैक्सिमम रेट हम लोग को सेक्शन 9(1) में लिखा है। बोलते सीजीएसटी का मैक्सिमम रेट कैन बी 20%, एसजीएसटी का मैक्सिमम रेट कैन बी 20%। सो टोटल जीएसटी कैन नॉट एक्सीड 40%। क्लियर पॉइंट। और जीएसटी भरना गवर्नमेंट को किसने है? आंसर यहां पर लिखा गया, टैक्सेबल पर्सन विल बी लायबल टू पे जीएसटी। ओके, टैक्सेबल पर्सन मतलब कौन? जो पर्सन के पास जीएसटी नंबर पहले से है, दैट इज रजिस्टर्ड पर्सन। मान के चलो कि मेरा टर्नओवर खाली 2-3 लाख का ही है, मेरे को जरूरत नहीं नंबर का, बट स्टिल आई एम रजिस्टर्ड, सो गवर्नमेंट सेज नाउ यू हैव टू पे जीएसटी। ओके। उसके बाद जिसका टर्नओवर 20 लाख रुपीज क्रॉस कर चुका है, या तो 10 लाख रुपीज क्रॉस कर चुका है, या तो 40 लाख, तो उस पर्सन को भी जीएसटी भरना है। तो टैक्सेबल पर्सन को जीएसटी भरना पड़ता है। किसको जीएसटी भरना है? टैक्सेबल पर्सन को। टैक्सेबल पर्सन मीन्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, और द पर्सन हु हैज क्रॉस्ड हिज थ्रेशोल्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन। इन दोनों को जीएसटी भरना है। कौन से प्रोडक्ट को छोड़ के भरना है? 8 प्रोडक्ट को छोड़ना है, बाकी प्रोडक्ट पे भरना है। क्या रेट से भरना है? मैक्सिमम 20% है, पर जो रेट स्पेसिफाइड रहेगा सीजीएसटी का, वो रेट से भरना है। ओके। उसके बाद सेक्शन 9(2) हम लोगों ने कर लिया। अभी हम लोग सेक्शन नंबर 9(3) करने जा रहे हैं। ओके, सेक्शन नंबर 9(3). 9(3) का जो सेक्शन है, इट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मली गवर्नमेंट को टैक्स कौन दे रहा है? सप्लायर दे रहा है, अपने रिसिपेंट से लेकर के सप्लायर को दे रहा है, अपना गवर्नमेंट को दे रहा है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में गवर्नमेंट बोलता है कि सप्लायर भाई तुम इनकैपेबल हो जीएसटी भरने के लिए। ओके, तो तुमको जीएसटी गवर्नमेंट को पे नहीं करना है। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, रिसिपिएंट आप क्या पे करना, हमको डायरेक्टली जीएसटी दे दो। नॉर्मली आप किसको देते थे? सप्लायर को, और सप्लायर हमको दे रहा था। लेकिन अब क्या करने का? अब गवर्नमेंट बोलता है कि जो रिसिपिएंट रहेगा ना, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जीएसटी देगा। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल ट्रांजेक्शन समझो ऐसा होता था, ए ने बी को ओके 10,000 प्लस जीएसटी चार्ज की, तो बी क्या करेगा? विथ जीएसटी का पेमेंट ए को करेगा, ए विल पे टू गवर्नमेंट। लेकिन आरसीएम के केसेस में क्या होएगा? ए ने बी को सर्विस दिया, तो बी विल पे ओनली 10,000 टू ए, एंड बी विल डायरेक्टली पे 1,800 रुपीज टू गवर्नमेंट। आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट? ओके। अभी गवर्नमेंट क्या बोलता है, आरसीएम के लिए स्पेसिफाइड सर्विस होना चाहिए। जो 16 सर्विसेज हम लोग अभी पढ़ने जाएंगे, दैट आर द स्पेसिफाइड सर्विस, उसी में आरसीएम लगेगा। ओके, प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड सप्लायर टू स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, उन्हीं केसेस में क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा। आरसीएम के जो रिसिपिएंट होंगे, उन लोगों को नंबर लेना मैंडेटरी है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। ओके। आरसीएम का लायबिलिटी हमेशा आपको कैश में ही पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब यू कैन नॉट पे आरसीएम लायबिलिटी थ्रू आईटीसी, बट पे करने के बाद यू विल गेट आईटीसी विच विल बी यूज्ड टू पे एफसीएम लायबिलिटी। ओके, क्या हो रहा है समझो ध्यान से। अभी समझो आप सप्लायर हो, मैं रिसिपिएंट, मैंने आपको एक्सक्लूडिंग जीएसटी का पेमेंट किया। अब जीएसटी का पेमेंट मैं गवर्नमेंट को करूंगा। ओके, अब गवर्नमेंट को जो मैं पेमेंट करूंगा, वो मैं आईटीसी से पे नहीं कर सकता, आई हैव टू पे जीएसटी फ्रॉम माई पॉकेट, मेरे बैंक से पैसा जाना चाहिए। और जो भी मैं पे करूंगा, गवर्नमेंट उसी का आईटीसी मेरे को दे देगा। और वो आईटीसी मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ? टू पे माई फॉरवर्ड चार्ज लायबिलिटी, मतलब मेरा सेल्स के ऊपर जो लायबिलिटी आएगा, दैट आई कैन पे। ओके, ये वाला पॉइंट हो गया। अभी हम लोग 9(3) के जो सर्विसेज है वो हम लोग समझ लेते हैं। ओके, 9(3) का सबसे पहला सर्विस जीटीए सर्विस। ओके, सबसे पहला सर्विस कौन सा है? ओके, जीटीए सर्विस, दैट इज गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। अब जीटीए के पास गवर्नमेंट ने दो ऑप्शन देकर रखा। ओके, जीटीए के पास गवर्नमेंट ने दो ऑप्शन दिया, पहला फॉरवर्ड चार्ज, दूसरा रिवर्स चार्ज। अगर समझो कि ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है, तो गवर्नमेंट ने उसको दो ऑप्शन दिया, या तो वो खुद ट्रांसपोर्टर टैक्स भर ले, एफसीएम रहेगा तो, और अगर ट्रांसपोर्टर आरसीएम का ऑप्शन चूज करता है, तो उसका रिसिपिएंट टैक्स भरेगा। ओके, उसका रिसिपिएंट टैक्स भरेगा अंडर आरसीएम। अभी गवर्नमेंट ने जीटीए को फर्दर दो ऑप्शन दिया, बोलता है कि भाई तुम जीएसटी पे करना चाहते हो, ठीक है, सो इफ यू वांट टू पे टैक्स एफसीएम में, आपके पास दो ऑप्शन है।
अगर आप 12% चूज करोगे तो आप लोग को फुल आईटीसी मिलेगा आपके परचेसेस पर। और अगर आप लोग 5% पे जीएसटी भरना चाहते हो तो आप लोग जो भी कुछ परचेस करोगे उसके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन आपसे जो पर्सन खरीद रहा है उस पर्सन को दोनों ही चीजों का आईटीसी मिलेगा। आया समझ में? ओके। उसके बाद आरसीएम जीटी है। समझो मैं ट्रांसपोर्टर हूं, मैंने बोला कि भाई मैं टैक्स पे नहीं करूंगा, मेरे सामने वाले को पे करने लगा। ओके, तो सामने वाला पे करेगा, क्या रेट से पे करेगा? एट द रेट ऑफ 5%। और सामने वाले को आईटीसी मिलेगा, लेकिन मुझे कुछ आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि मैं तो कोई टैक्स ही नहीं भर रहा हूँ। तो आई विल नॉट गेट एनी आईटीसी। तो दो ऑप्शन, एफसीएम आरसीएम। एफसीएम के अंदर दो ऑप्शन, 12% विथ फुल आईटीसी एंड 5% विदाउट आईटीसी फॉरवर्ड चार्ज। एंड आरसीएम में 5% विदाउट आईटीसी बट रिसिपिएंट को आईटीसी मिलेगा जो वो पे कर रहा है। उसके बाद ये वाला पॉइंट क्या बोलता है देखो, अगर समझो स्पेसिफाइड जीटी है, ओके, समझो आरसीएम का जीटी है, उसने स्पेसिफाइड रिसिपिएंट्स को सर्विस नहीं दिया, दूसरे किसी को दिया, तो इट विल बी एग्जेम्प्ट। अब स्पेसिफाइड रिसिपिएंट्स कौन है वो हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देखो ये लिस्ट दिया हुआ है, इसका शॉर्ट फॉर्म है फेसबुक पे सीएसआर। ओके, फेसबुक पे सीएसआर क्या है इसका मतलब देखो, फैक्ट्री बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सोसाइटी एंड एनी रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, तो अगर फेसबुक पे सीएसआर रिसिपेंट रहेंगे तो फिर फेसबुक पे रिसिपेंट, सॉरी, फेसबुक पे सीएसआर वाले रिसिपेंट्स टैक्स भरेंगे। अगर इन लोग नहीं रहेंगे तो एग्जेम्प्ट। समझ में आ पॉइंट? तो जीटीए सप्लायर कौन होना चाहिए? बोलते अदर देन एफसीएम वाला होना चाहिए, मतलब कि फॉरवर्ड चार्ज वाला नहीं होना चाहिए। तो कौन होना चाहिए? आरसीएम वाला होना चाहिए या तो अनरजिस्टर्ड होना चाहिए। ओके, आरसीएम वाला होना चाहिए या तो अनरजिस्टर्ड होना चाहिए। समझ में आया पॉइंट? किसको सर्विस देना चाहिए? फेसबुक पे सीएसआर वाले लोगों को सर्विस देना चाहिए। इज इट वेरी क्लियर? समझ में आया? ओके। अगर ट्रांसपोर्टर ने टीडीएस कट करने वाले रिसिपिएंट को सर्विस दिया तो एग्जेम्प्ट। ओके, जीटीए का मीनिंग दिया हुआ है, जो पर्सन एक नोट इशू करता है जिसके अंदर कंजाइनर का नाम, कंजाइनी का नाम, डिस्टेंस, ये सब दुनिया भर का डिटेल। उसके बाद रिसिपेंट कौन होता है? ओके, मतलब ये जो हम लोगों ने देखा ना फेसबुक पे सीएसआर, ये लोग कौन होने चाहिए? यहाँ पर बोलते हैं कि जो पर्सन फ्रेट का पेमेंट कर रहा है ना जीटीए को, वो पर्सन इनमें से कुछ रहेगा तो आरसी में आएगा। ओके, फ्रेट का पेमेंट करने वाला, फॉर एग्जाम्पल मैं गुड्स का सेलर हूँ, आप गुड्स के रिसिपिएंट है। ओके, हम लोगों ने एक टी नाम के ट्रांसपोर्टर को हायर किया। अब ये टी नाम का ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट चार्जेस किससे ले रहा है? अगर आपसे ले रहा है तो यू आर द रिसिपिएंट, अगर मुझसे ले रहा है तो मैं रिसिपिएंट। ओके, अगर मैं रिसिपिएंट हूँ तो इनमें से अगर किसी में मैं फॉल कर रहा हूँ तो आरसी। अगर आप रिसिपिएंट है तो आप इनमें से किस में फॉल कर रहे हैं तो आरसी। आया समझ में? ये वाला पॉइंट हमने कर लिया। Okay? उसके बाद सेकंड सर्विस एंड थर्ड सर्विस, ये दोनों हम लोग साथ में पढ़ेंगे। ओके, इट इज लीगल सर्विस। ये क्या है? लीगल सर्विस मतलब लॉयर ने अगर सर्विस प्रोवाइड किया, ओके, किसको प्रोवाइड किया तो एग्जेम्प्ट है वो समझो पहले। अगर लॉयर ने किसी अदर देन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया, इट इज एग्जेम्प्ट। दूसरा, किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया लेकिन उसका पिछले साल का टर्नओवर 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख से कम है तो भी एग्जेम्प्ट। तीसरा, सीजी, एसजी, यूटी, एलए, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, इन लोगों को दिया तो भी एग्जेम्प्ट। तो बचा कौन सर? अगर लॉयर ने ऐसे बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया जिसका टर्नओवर कितना है, 20 लाख, 10 लाख से ज्यादा है, उन लोगों को आरसीएम में भरना पड़ेगा। ओके, टर्नओवर कौन से साल का चेक करेंगे हम लोग? पिछले साल का। मतलब पिछले साल का टर्नओवर ज्यादा है तो करंट ईयर में आरसीएम, पिछले साल का टर्नओवर कम है तो करंट ईयर में लीगल सर्विसेज वुड बी एग्जेम्प्ट। उसके बाद आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अगर सर्विसेज दिया रहेगा सेम बिजनेस एंटिटी को तो बिजनेस एंटिटी आरसीएम में जीएसटी भरेगा। उसके बाद एंट्री नंबर 4, स्पॉन्सरशिप सर्विस, मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी इवेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो जो पर्सन पेमेंट कर रहा है, जो पर्सन क्या कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, वो पर्सन बड़ा होना चाहिए। बड़ा मतलब कौन? बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए या तो पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए, एलएलपी भी चलेगा। तो जो पर्सन पेमेंट कर रहा है
दैट शुड बी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप। और जिसको पैसा मिल रहा है, ओके, वो बॉडी कॉर्पोरेट छोड़ के कोई और होना चाहिए, दैट इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। अगर बॉडी कॉर्पोरेट को मिल रहा है तो बॉडी कॉर्पोरेट विल पे टैक्स। अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को मिल रहा है तो जो रिसिपिएंट होगा दे विल बी पेइंग टैक्स। समझ में आया पॉइंट? तो जो पर्सन स्पॉन्सर करता है इट इज रिसिपिएंट, और जो पर्सन स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है वो सप्लायर। उसके बाद एंट्री नंबर 5 हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखो, ये है एंट्री नंबर 5 का चार्ट। ठीक है, इससे हम लोग का पूरा एंट्री नंबर 5 क्लियर हो जाएगा। एंट्री नंबर 5 इज गवर्नमेंट सर्विसेज, दैट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। उसको हम लोग 3 कैटेगरी में बाइफरकेट करते हैं। पहला कैटेगरी है कैटेगरी 1, दूसरा कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, तीसरा। एंट्री नंबर 5 इज कैटेगरी 3। ओके, एंट्री नंबर 5 इज कैटेगरी 3। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो ये है एंट्री नंबर 5। अब एंट्री नंबर 5 सीखने के लिए आपको कैटेगरी 1 2 सीखना पड़ेगा। कैटेगरी 1 बोलते हैं कि हमेशा फॉरवर्ड चार्ज, मतलब गवर्नमेंट सप्लाई कर रहा है, गवर्नमेंट ही रिसिपिएंट्स से टैक्स कलेक्ट करेगा और पे करेगा, उसको बोलते हैं कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में 3 सर्विस है। कौन सा? देखो, सबसे पहला स्पीड पोस्ट वगैरह, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। दूसरा है रेलवेज, ओके, पोस्ट एंड रेलवे। उसके बाद सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल, मतलब प्लेन और वेसल के रिलेटेड कोई भी सर्विस जो गवर्नमेंट दे रहा है। और तीसरा गुड्स ट्रांसपोर्ट एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। ओके, इन सब सर्विसेज पे गवर्नमेंट ही टैक्स भरेगा गवर्नमेंट को। इट इज गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट होगा जो ये सर्विस दे रहा है वो टैक्स भरेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। इज इट वेरी क्लियर? समझा है पॉइंट? तो पोस्ट ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वेसल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। उसके बाद रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टी भाड़े पर दिया तो क्या चेक करना है कि आपने भाड़े पर किसको दिया। अगर आपने बिजनेस एंटिटी को दिया तो चेक करेंगे कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर रजिस्टर्ड है मतलब कि वो खुद कंप्लायंस करने को रेडी है, ओके, उतना कैपेबल है, तो आरसीएम। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो वो कैपेबल नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट खुद ही चार्ज कर देगा अंडर एफसीए। और अगर सामने वाला बिजनेस एंटिटी ही नहीं है, हम लोग जैसा इंडिविजुअल है जिसको गवर्नमेंट ने भाड़े पर प्रॉपर्टी दिया, ओके, जैसे महाड़ा का कॉलोनी वगैरह, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? इज इट वेरी क्लियर? उसके बाद कैटेगरी 3, दैट इज अदर देन 1 2, मतलब इसको भी छोड़ देने का और इसको भी छोड़ देने का, दोनों को सेट असाइड। कैटेगरी 3, तो कैटेगरी 3 में कहा जाता है कि अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया जिसका टर्नओवर पिछले साल 20 लाख के ऊपर है तो आरसीएम, कम है तो एग्जेम्प्ट, और बिजनेस एंटिटी ही नहीं है तो भी एग्जेम्प्ट। मतलब इन शॉर्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज एज गुड एज लीगल सर्विस का टैक्सेबिलिटी। ओके, अगर मैं गवर्नमेंट हूँ, मैंने आपको कैटेगरी 3 का सर्विस दी, क्या चेक करेंगे? आप बिजनेस एंटिटी हो कि नहीं। अगर हो तो चेक करेंगे आपके पिछले साल का टर्नओवर। अगर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहा था तो आरसीएम में भरो, अगर नहीं कर रहा था तो एग्जेम्प्ट। अगर आप लोग बिजनेस एंटिटी ही नहीं हो तो भी एग्जेम्प्ट। समझा? तो अपना एंट्री नंबर 5 और 5A, ऐसा 2 एंट्री खत्म हुआ। ओके, दिस इज एंट्री नंबर 5A एंड दिस इज एंट्री नंबर 5। सबको क्लियर है क्या पॉइंट? उसके बाद एंट्री नंबर 5AA। ओके, एंट्री नंबर 5AA आपके सामने। अब एंट्री नंबर 5AA क्या बोलता है? अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब रहने की जगह, कौन सी जगह? रहने की जगह। अगर किसी भी पर्सन ने रजिस्टर्ड पर्सन को भाड़े पर दिया, किसी भी पर्सन ने किसको भाड़े पर दिया? रजिस्टर्ड पर्सन को, तो दैट इज टैक्सेबल अंडर आरसीएम। समझ में आ पॉइंट? जैसे मैं, समझो मेरा घर है, मैंने किसी कंपनी को भाड़े पर दिया जो रजिस्टर्ड है। अब कंपनी क्या कर रहा है? इधर रह रहा है मतलब कंपनी नहीं रह रहा है, कंपनी के एम्प्लॉयज रह रहे हैं। ओके, तो आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू whom? अ रजिस्टर्ड पर्सन, सो द रिसिपिएंट वुड बी लायबल टू पे टैक्स। इज इट वेरी क्लियर? लेकिन अगर समझो मैंने किसी रजिस्टर्ड प्रोपराइटर को सर्विस दी, तो मुझे चेक करना है कि वो प्रोपराइटर खुद रहने वाला है या फिर अपने एम्प्लॉयज को रखने वाला है। अगर वो खुद रहने वाला है तो इट इज एग्जेम्प्ट।
और अगर वो एम्प्लॉयज़ के लिए ले रहा है तो आरसीएम। समझ में आया क्या पॉइंट? इज इट वेरी क्लियर? तो एंट्री नंबर आई डबल ए समझ में आ गया। और अगर अनरजिस्टर्ड को दिया तो एग्जेम्प्ट है। ओके, अनरजिस्टर्ड को दिया तो एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर समझो अनरजिस्टर्ड को दिया तो क्या चेक करने का? वैसे एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर समझो किसने दिया, हॉस्टल ने दिया या तो गेस्ट हाउस ने दिया, पीजी मतलब पेइंग गेस्ट, तो हम लोग को चेक करना है कि चार्ज कितना कर रहा है। अगर अप टू 20,000 चार्ज कर रहे एंड स्टे का पीरियड 90 डेज से ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज़ एग्जेम्प्ट। समझ में आ रहा है? अगर हॉस्टल ने किसी को सर्विस दिया या तो पेइंग गेस्ट ने किसी को सर्विस दिया तो हम लोग को क्या चेक करना है? ओके, पर मंथ का चार्जेस चेक करना। अगर 20,000 रुपीज़ या उससे कम रहेगा तो एग्जेम्प्ट, एंड नाइन स्टे का पीरियड कितना होना चाहिए? 90 डेज के ऊपर होना चाहिए, देन ओनली इट विल बी एग्जेम्प्ट। समझा है सब लोग को? ओके, तो एक बार मैं क्विकली रिवाइज कर रहा हूँ। रजिस्टर्ड रहेगा तो क्या देखेंगे? ओके, अगर प्रोपराइटर है तो क्या चेक करेंगे? खुद रहता है तो एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉय के लिए लिया तो आरसी। और प्रोपराइटर नहीं है, पार्टनरशिप कंपनी वगैरह है, रजिस्टर्ड है, तो डायरेक्टली आरसी। और अगर हम लोगों ने अनरजिस्टर्ड को दिया, ओके, हम लोगों ने किसको दिया? अनरजिस्टर्ड को दिया, तो चेक करेंगे हम कौन है, सप्लायर कौन है। अगर बॉडी को अपना पेइंग गेस्ट या फिर वो सब है तो हम लोग को कंडीशंस चेक करना है। कंडीशन फुलफिल तो एग्जेम्प्ट, नॉट फुलफिल्ड तो एफसीएम। तो क्या हो जाएगा? एफसीएम। इस बार एफसीएम, क्योंकि रिसिपिएंट रजिस्टर्ड रहेगा तब भी ही आरसीएम लगेगा। आया समझ में? उसके बाद रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी मतलब कि जिधर आप लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी में वेयर हाउस में कुछ गुड स्टोर कर रहे हो, ओके, या तो फिर कमर्शियल ऑफिसेस वगैरह हो गए। तो ऐसे केस में अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने रजिस्टर्ड को दिया तो आरसी। किसने किसको दिया? अनरजिस्टर्ड ने रजिस्टर्ड को दिया तो आरसी। पॉइंट समझाया क्या? यहाँ पर आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, अदर देन कंपोजिशन स्कीम। मतलब कि मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, आप लोग रजिस्टर्ड हो, मैंने आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी भाड़े पर दी, तो हम लोग क्या चेक करेंगे? आपका रजिस्ट्रेशन का टाइप कौन सा है। इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर नॉर्मल स्कीम देन इट इज आरसी। इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम it will be FCM if I am registered, otherwise it would be exempt and I am obviously unregistered, तो ये ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा? एग्जाम। समझ में आया क्या पॉइंट? उसके बाद एंट्री नंबर 5B एंड 5C। ओके, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स मतलब किसी बिल्डर को अगर प्रॉपर्टी बिल्ड करना है तो उसके पास डेवलपमेंट राइट होना चाहिए। ओके, या तो फिर एफएसआई होना चाहिए अगर उसको ज़्यादा फ्लोर्स कंस्ट्रक्ट करने का है तो। एंड लॉन्ग टर्म लीज। ओके, मतलब कि एक लीज एग्रीमेंट रहता है 30 ईयर से ज़्यादा का। ओके, वो हम लोग किसके साथ एंटर करते हैं? लैंड ओनर के साथ। तो ये सब चीजें जो है ना, बिल्डर पे करता है। किसको पे करता है? लैंड ओनर को पे करता है। तो बिल्डर पेस टू लैंड ओनर फॉर गेटिंग डेवलपमेंट राइट्स और फॉर गेटिंग परमिशन ऑफ एफएसआई। तो इन दोनों ही केसेस में क्या हो जाएगा? आरसीएम में दिस बिल्डर वुड बी लायबल टू पे टैक्स। आया समझ में? उसके बाद डायरेक्टर सर्विस। अगर डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा है तो हम लोग को चेक करना है कि वो डायरेक्टर कौन है। अगर वो होल टाइम डायरेक्टर है तो कंपनी उसको सैलरी दे रहा है, नो टैक्स। ओके, अगर कंपनी किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रेमुनरेशन दे रहा है तो आरसीएम में कंपनी इज लायबल टू पे टैक्स। सबको समझ में आ रहा है क्या? अगर कंपनी दोनों में से किसी भी डायरेक्टर को सिटिंग फीस पे कर रहा है, क्या पे कर रहा है? सिटिंग फीस पे कर रहा है, तो हमेशा कंपनी को आरसीएम में जीएसटी भरना ही पड़ेगा। ओके, उसके बाद अगर कोई डायरेक्टर कंपनी को प्राइवेट कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है, ओके, जैसे कंपनी का रेंट भर रहा है, ओके, मतलब कंपनी को जगह भाड़े पर दे रहा है, ओके, या तो फिर कंपनी के लिए कुछ काम कर रहा है, तो प्राइवेट कैपेसिटी वाला काम जो रहेगा ना उसके ऊपर आरसीएम नहीं आएगा एज पर एंट्री नंबर 6। इट मे बी पॉसिबल दैट एंट्री नंबर 5AB या तो 5AA अट्रैक्ट हो सकता है। ओके, तो डायरेक्टर ने कंपनी को सर्विस देना है। कौन सा सर्विस देना है? प्रोफेशनल कैपेसिटी में सर्विस देना है। और कौन से डायरेक्टर ने देना है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो आरसीएम। अगर होल टाइम दे रहा है तो नो टैक्स, अगर सिटिंग फीस है तो ऑलवेज अंडर आरसीएम। सबको समझ में आए? उसको चेक करने का ना और एक मैकेनिज्म है। गवर्नमेंट बोलते हैं कि अगर टीडीएस 194J में कटा है तो इट इज़ अ प्रोफेशनल सर्विस, तो आरसीएम आएगा। और अगर 192 में कटा है तो इट इज़ सैलरी, तो टैक्स नहीं आएगा। क्योंकि शेड्यूल 3 में हमने पढ़ा था
ओके, सैलरी रहता है तो टैक्स नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट इज इंश्योरेंस एजेंसी सर्विस। इंश्योरेंस एजेंट ने इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दिया, इंश्योरेंस कंपनी विल पे टैक्स। अगर रिकवरी एजेंट, ओके, लोन का रिकवरी एजेंट, उसने बैंक, एनबीएफसी या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सर्विस दिया, तो ऑल दीज थ्री रिसिपिएंट वुड बी लायबल टू पे टैक्स। ओके, इन दोनों का इनकम क्या है? कमीशन इनकम है। ओके, पर इन लोग बहुत छोटे छोटे लोग रहते हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोलता है जो रिसिपिएंट है वो बड़ा है, लेट देम पे टैक्स। उसके बाद म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, इन लोगों ने किसको सर्विस दिया? म्यूजिक कंपनी को या तो प्रोड्यूसर को। तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर या तो म्यूजिक कंपनीज है, इन लोग टैक्स भरेंगे। ओके, उसके बाद ऑथर ने अगर कॉपीराइट दिया पब्लिशर को, तो पब्लिशर भरेगा। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है कि अगर ऑथर जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वो डिक्लेरेशन देता है कि भाई वो टैक्स भरने को तैयार है, उतना कैपेबल है, तो गवर्नमेंट बोलता है ऑथर कैन पे टैक्स अंडर एफसीएम। पॉइंट समझा क्या बोल? देखो, अगर ऑथर रजिस्टर्ड है और ऑथर डिक्लेयर करता है, डिक्लेरेशन देता है, तो एफसीएम। अगर ऑथर कुछ नहीं बोलता, तो जो ऑथर ने कॉपीराइट दिया है पब्लिशर को, उस रॉयल्टी के अमाउंट के ऊपर पब्लिशर विल बी लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसी। और 1 साल के अंदर यू कैन नॉट चेंज द स्कीम ऑथर के लिए। ओके, उसके बाद ओवरसीइंग कमिटी टू आरबीआई। ओके, ओवरसीइंग कमिटी क्या होता है? जो इंसॉल्वेंसी वगैरह में जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का कमिटी रहता है, ओके, वो किससे अप्रूवल लेता है? बड़े बड़े रिस्ट्रक्चरिंग में ओवरसीइंग कमिटी का अप्रूवल लेता है। तो ओवरसीइंग कमिटी चार्जेस टू आरबीआई, तो आरबीआई विल बी लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसी। उसके बाद इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कौन होते हैं? समझो मेरे को लोन लेने का है, ओके, तो मैं क्या करूंगा? मैं किसी एजेंट के थ्रू जाऊंगा बैंक में, ताकि क्या होगा, मेरा काम थोड़ा फास्ट होएगा। तो अगर बैंक इज पेइंग कमीशन टू दैट एजेंट एंड दैट एजेंट इज इंडिविजुअल, मतलब प्रोपराइटर है, तो उस केस में बैंक हैज टू पे अंडर आरसी, बैंक और एनबीएफसी। ओके, बैंक और एनबीएफसी। और अगर समझो जो एजेंट है वो खुद ही इंडिविजुअल नहीं है, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एजेंट से हो, या तो फिर एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उस केस में बैंक जो है वो आरसी में नहीं भरेगा, वो जो एंटिटी रहेगा, डीएसए, वो खुद ही भरेगा, ए फीस रजिस्टर्ड। समझ में आ रहा है पॉइंट? इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट कवर्ड। ओके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट कवर्ड। उसके बाद बिजनेस फैसिलिटेटर, मतलब कि बैंक ने किसी बिजनेस फैसिलिटेटर को अपॉइंट किया टू ग्रो देयर बिजनेस, ओके, तो उसको कमीशन मिल रहा है, तो बैंक विल बी लाइबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। भी इसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी दोनों कवर्ड नहीं। और रूरल एरिया का अगर बिजनेस फैसिलिटेटर रहेगा देन इट वुड बी एग्जाम। ओके, वो एग्जामेशन चैप्टर। उसके बाद बिजनेस करस्पॉन्डेंट वाला सर्विस है। अगर एजेंट ने बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस दिया, इट विल बी अंडर आरसीएम। एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल फिनो पेमेंट्स। ओके, फिनो पेमेंट्स करके एक एंटिटी है, वो क्या करता है, वो बहुत सारे छोटे छोटे सिटीज में या तो फिर विलेजेस वगैरह, विलेजर रहेगा तो एग्जेम्प्ट है वो, ठीक है, छोटे छोटे सिटीज में क्या करता है, वो शॉपकीपर को एक ऐप बना के देता है। बोलता है कि कोई भी पर्सन को मनी ट्रांसफर करने का रहेगा तो फिनो पेमेंट्स के ऐप से करो। ओके, तो यहाँ पर फिनो पेमेंट्स इज बिजनेस करस्पॉन्डेंट, शॉपकीपर इज एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट। ओके, तो अभी समझो मैं गया उस शॉपकीपर के पास, मैंने 1 लाख रुपया अपने बैंक में डाला, ओके, थ्रू फिनो पेमेंट्स ऐप। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दैट शॉपकीपर गेट्स कमीशन फ्रॉम फिनो पेमेंट्स। तो यहाँ पर एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट, सो बिजनेस करस्पॉन्डेंट वुड बी लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसी। और अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो है उसको बैंक कमीशन दे रहा है, तो यहाँ पर बिजनेस करस्पॉन्डेंट विल बी लायबल टू पे टैक्स, बिकॉज बिजनेस करस्पॉन्डेंट को कमीशन मिल रहा है एंड आरसीएम में नहीं है, तो इट वुड बी अंडर एफसीएम। तो एकदम सिंपल मैं यहाँ पर बना के दे रहा हूँ, बिजनेस करस्पॉन्डेंट सप्लाइज टू बैंक एंड एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट सप्लाइज टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट। तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू बैंक इट इज एफसीएम, एजेंट टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट अंडर आरसी। तो दोनों ही केस में बिजनेस करस्पॉन्डेंट को ही टैक्स भरना पड़ेगा। उसके बाद सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी मतलब वॉचमैन का जो पर्सोनल रहता है वो प्रोवाइड करते हैं ये लोग। ओके, अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ने प्रोवाइड किया टू रजिस्टर्ड पर्सन, ओके, मतलब सेलर जो है
ओके, जिसका एजेंसी है वो कौन होना चाहिए? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रिसिपेंट कौन होना चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन, देन इट इज आरसी। ओके, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू रजिस्टर्ड पर्सन अंडर आरसी। समझा पॉइंट? लेकिन अगर समझो रजिस्टर्ड पर्सन है कंपोजिशन में, दैट इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू कंपोजिशन। ओके, so it will be FCM provided other than body corporate is registered. ओके, एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू रजिस्टर्ड पर्सन इज आरसी। लेकिन गवर्नमेंट ने ट्विस्ट किया, बोलता है रजिस्टर्ड अगर नॉर्मल स्कीम में रहेगा तो आरसी। ओके, रजिस्टर्ड अगर रहेगा किसमें? कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड रहेगा। इसमें कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड रहेगा। ओके, तो फिर यहाँ पर आरसीएम नहीं आएगा, नो आरसी। तो क्या आएगा सर? ऑब्वियसली एफसीएम आएगा। तो एफसीएम आने के लिए क्या होना चाहिए? सप्लायर शुड बी टैक्सेबल पर्सन, मतलब कि अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट कौन होना चाहिए? टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। इज इट वेरी क्लियर? सबको समझाएगा? ओके, उसके बाद टैक्स डिडक्टर ने अगर सिक्योरिटी सर्विस लिया रहेगा, ओके, टैक्स डिडक्टर ने अगर सिक्योरिटी सर्विस लिया रहेगा तो फिर एग्जाम। ओके, मतलब सॉरी, एग्जाम नहीं, नॉट आरसीएम तो एफसीएम, मतलब कि सप्लायर टैक्स भरेगा अगर वो रजिस्टर्ड है, टैक्सेबल है तो। उसके बाद रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, मतलब अगर गाड़ी भाड़े पर दे रहे हम लोग, जिसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन, तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोलती है? देखो, गवर्नमेंट ने दो ऑप्शन दिया, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वालों को दो ऑप्शन दिया। कौन से दो ऑप्शन है? इस बार एफसीएम आरसीएम का ऑप्शन नहीं है, इस बार ऑप्शन है 12% या तो 5%। ओके, तो यहाँ पर आरसीएम किधर लगने वाला है देखो। अगर मैं गाड़ी भाड़े पर देता हूं, मैंने चूज किया 5% ऑप्शन। ओके, मैं गाड़ी भाड़े पर देता हूं, मतलब आई एम सप्लायर, मैं 5% का ऑप्शन चूज करता हूं। ओके, और मैं कौन हूं? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हूं और मेरा रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट, तो आरसीएम। मतलब अपने को क्या क्या चेक करना है? 5% का ऑप्शन रहना चाहिए, प्लस अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट रहना चाहिए सेलर, और रिसिपेंट कौन होना चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट। अगर ये फुलफिल हो गया तो आरसीएम, अदरवाइज बाकी सब केसेस में एफसीएम। अदरवाइज बाकी सब केसेस में क्या हो जाएगा? एफसीएम। और अगर 12% का ऑप्शन लिया रहेगा तो आईटीसी फुल मिलेगा। 5% का अगर ऑप्शन लिया रहेगा, ओके, तो जो आरसीएम वाला केस है उसमें तो नहीं मिलेगा आईटीसी, अपने को मालूम है। लेकिन इसको छोड़ के बाकी के जो ऑप्शंस बचते हैं एफसीएम वाले, ओके, ये वाला और ये वाला, इसमें हम लोग को लिमिटेड आईटीसी मिलेगा। क्या मिलेगा? लिमिटेड आईटीसी। समझ में आ रहा है कपन? ओके, लिमिटेड आईटीसी का मतलब क्या? जो भी मैंने परचेज किया रहेगा, ओके, और सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में यूज होने वाला है, ओके, उसका आईटीसी मिलेगा। एग्जाम्पल, कार परचेज किया, कार को भाड़े पर देने को, तो कार के परचेज का आईटीसी मिलेगा। सीए सर्विसेज खरीदा कार को भाड़े पर देने के लिए, कोई डायरेक्ट कोरिलेशन है क्या? नहीं है, तो नो आईटीसी। समझ में आया पॉइंट? उसके बाद लास्ट सर्विस अंडर आरसीएम, दैट इज सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? हम लोग जो शेयर्स है ना, वो सेबी के स्कीम में भाड़े पर दे रहे हैं। ओके, तो जिसको भी हमने भाड़े पर दिया, ओके, वो हमको पेमेंट करने वाला है लेंडिंग फीस। तो यहाँ पर जो बोरोवर रहेगा, जिसने हमसे सिक्योरिटीज भाड़े पर लिया, ही विल बी लायबल टू पे टैक्स। को समझ में आ गया? ओके, तो अपना आरसीएम का एंट्रीज खत्म हुआ, सर्विस का। अभी हम लोग गुड्स का आरसीएम का एंट्रीज देखेंगे। ओके, नॉट दैट रेलेवेंट। सबसे पहला कैश्यू नट, काजू, नॉट शेल्ड, मतलब छिला हुआ नहीं होना चाहिए। एग्रीकल्चरिस्ट ने अगर रजिस्टर्ड पर्सन को बेचा तो आरसीएम। ओके, उसके बाद बीड़ी का जो रैपर रहता है तेंदू, एग्रीकल्चरिस्ट ने अगर रजिस्टर्ड को बेचा तो आरसीएम। उसके बाद टोबैको लीव्स, अगर एग्रीकल्चरिस्ट ने रजिस्टर्ड को बेचा तो आरसीएम। अगर समझो एग्रीकल्चरिस्ट ने नहीं बेचा, किसी ट्रेडर ने बेचा, तो फिर एफसीएम। ओके, तो फिर एफसीएम। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक ऑयल्स है, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने रजिस्टर्ड को बेचा तो आरसीएम। उसके बाद सिल्क यान, सिल्क यान, अगर मैन्युफैक्चरर ने रजिस्टर्ड को बेचा तो आरसीएम, अगर मैन्युफैक्चरर ने नहीं बेचा तो एफसीएम। उसके बाद रॉ कॉटन, अगर एग्रीकल्चरिस्ट ने रजिस्टर्ड को बेचा, आरसीएम। लॉटरी, लॉटरी गवर्नमेंट देता है, तो गवर्नमेंट ने लॉटरी किसको दिया?
डिस्ट्रीब्यूटर को, तो डिस्ट्रीब्यूटर भरेगा अंडर आरसीएम। उसके बाद जो व्हीकल्स या तो फिर कोई भी गुड्स, यूज्ड गुड्स या तो सीज्ड गुड्स या तो फिर कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड स्क्रैप, ये सब अगर कौन बेच रहा है, गवर्नमेंट बेच रहा है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन भरेगा। अगर गवर्नमेंट बेच रहा है अनरजिस्टर्ड को, तो एफसीएम। और अगर इंडियन रेलवेज बेच रहा है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रजिस्टर्ड को भी, तो भी एफसीएम। ओके, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ओल्ड और यूज्ड व्हीकल्स और गुड्स, और कॉन्फिस्केटेड गुड्स और व्हीकल्स, और स्क्रैप। ओके, ध्यान से सुनना, एग्जाम में आ सकता है। अगर रेलवेज बेच रहा है तो रेलवेज टू एनी पर्सन, तो क्या हो जाएगा, एफसीएम। अगर अदर देन रेलवेज है, ओके, अदर देन रेलवेज है, तो हम लोग चेक करेंगे रिसिपेंट कौन है। अगर रिसिपेंट रजिस्टर्ड है तो फिर आरसीएम, अगर अनरजिस्टर्ड है तो फिर एफसीएम। समझ में आ रहा है बट, इज इट वेरी क्लियर? उसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, सप्लाई के चैप्टर में मैंने थोड़ा सा बताया था। ओके, तो उस केस में एक जो बैंक है, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट दूसरे बैंक को बेचती है, तो जो रिसिपेंट बैंक होगी दैट विल बी पेएबल टू टैक्स अंडर आरसीएम। उसके बाद मेटल स्क्रैप मतलब भंगार, अगर किसी अनरजिस्टर्ड ने रजिस्टर्ड को भंगार बेचा, ओके, तो यहाँ पर जो रजिस्टर्ड भंगार वाला होगा, परचेजर, वो टैक्स भरेगा अंडर आरसीएम। तो अपना सेक्शन नंबर 9 प्री कंप्लीट हुआ, गुड्स एंड सर्विस दोनों। अभी हम लोग सेक्शन नंबर 9(5) पढ़ेंगे। वो एकदम सिंपल है। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 क्या बोलते थे, कुछ कुछ केसेस में गवर्नमेंट जो है वो टैक्स भरने को बोलेगा किसको, ई कॉमर्स ऑपरेटर को। इसके अंदर 4 सर्विस है। ओके, सबसे पहला है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। इसके अंदर गवर्नमेंट ने 2 पार्ट किया। अगर गाड़ी ओमनी बस है तो बात अलग करेंगे, मतलब बस रहेगा तो अलग बात करेंगे। अदर देन बस रहेगा तो बात अलग करेंगे। अदर देन बस मतलब कौन सा, रेडियो टैक्सी, ओके, या तो फिर कैब, मालूम है अपने को, कैब टैक्सी भी कैब ही है। उसके बाद बाइक, ऑटो। तो अगर समझो अदर देन ओमनी बस है, क्या है, अदर देन ओमनी बस मतलब कैब, ऑटो, या तो फिर बाइक। इस केस में गवर्नमेंट से हमेशा कौन टैक्स भरेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर ही टैक्स भरेगा। ऑलवेज हु विल पे टैक्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर। क्योंकि एकदम अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ड्राइवर को हम लोग बोल सकते हैं क्या टैक्स भरो करके, नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है? उसके बाद अगर ओमनी बस है, मतलब कि बस का कंपनी है, जैसे नीता वॉल्वो लिमिटेड, शिव शाही, ऑरेंज बस, पिंक बस, ऐसा बड़ा बड़ा कंपनीज है। क्योंकि तो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर वो कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट निकला, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट को ही बोलेंगे भाई तुम ही टैक्स भर दो। और अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो फिर हम लोग बोलेंगे ई कॉमर्स को भाई तुम टैक्स भरो। ई कॉमर्स को बोलेंगे, उसका मतलब कौन, रेड बस को बोलेंगे। ओके, रेड बस मालूम है, एक ऐप है जिसके थ्रू हम लोग क्या बुक कर सकते हैं, बसेस को बुक कर सकते हैं। सबको समझा है क्या? उसके बाद होटल अकोमोडेशन एंड यूटिलिटी सर्विस, मतलब रहने का जो होटल वगैरह है वो हम लोग बुक कर रहे हैं, या तो हाउस कीपिंग सर्विस वगैरह ले रहे हैं, प्लम्बिंग, कारपेंटरिंग, या तो एसी रिपेयरिंग, वो सब। इसमें एकदम सिंपल है। अगर मेक माई ट्रिप से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक होटल बुक कर रहे हैं, तो चेक करना है कि होटल पहले से रजिस्टर्ड है या फिर नहीं। अगर होटल रजिस्टर्ड है तो होटल विल पे टैक्स। अगर होटल अनरजिस्टर्ड है तो विल पे टैक्स ई कॉमर्स ऑपरेटर, दैट इज मेक माई ट्रिप और ओयो, जो भी रहेगा वो। उसके बाद रेस्टोरेंट सर्विस। ओके, रेस्टोरेंट सर्विस मतलब जोमेटो वगैरह। तो इसमें क्या चेक करना है, अगर समझो हम लोग ऐसे होटल से खाना मंगा रहे हैं जहां पर रहने का भी सुविधा अवेलेबल है, और रहने का सुविधा का जो चार्जेस है इट इज मोर देन इक्वल टू 7,500, मतलब बड़े होटल से खाना मंगा रहे हैं तो बड़ा होटल टैक्स भरे। अगर छोटे मोटे होटल से मंगा रहे हैं, मतलब कि रहने का सुविधा या तो है ही नहीं, या तो है तो क्या है, ओके, अगर है तो चार्जेस 7,500 से कम है, तो ऐसे केस में वो जो होटल है वो टैक्स नहीं भरेगा। कौन भरेगा, जोमेटो भरेगा। इवन इफ होटल इज रजिस्टर्ड, जोमेटो भरेगा।
पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? ओके, और आगे लिखते हैं, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने खाली ऐप बना के छोड़ दिया, इंडिया में है ही नहीं वो, तो भी उसी को जीएसटी भरना पड़ेगा। इंडिया में नहीं है तो आके भरो, इंडिया में है तो ठीक है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लैरिफिकेशन से कुछ, अगर समझो कि मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर से सेल कर रहा हूँ, तो ये किसके टर्नओवर में ऐड होगा? ये तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के टर्नओवर में ऐड नहीं होगा, ये किसके टर्नओवर में ऐड होगा? जो पर्सन सेल कर रहा है उसी के टर्नओवर में ऐड होगा। सिर्फ ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स भरने के लिए रखा है। आया समझ में? दूसरा पॉइंट, जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स भर रहा है, अपने सामने जितना भी केस दिख रहा है, उसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर कैन नॉट पे 9(5) का लायबिलिटी थ्रू आईटीसी। एग्जाम्पल, मतलब जोमेटो समझो टैक्स भर रहा है। ओके, तो जोमेटो ने क्या किया, शर्ट का प्रिंटिंग करवाया। ओके, जो टी शर्ट पहनते हैं वो लोग, रेड कलर का, तो जो टी शर्ट का आईटीसी है, दैट कैन नॉट बी यूज्ड टू पे 9(5) का लायबिलिटी। आ रहा है समझ में? इज इट वेरी क्लियर? तो आईटीसी कैन नॉट बी यूज्ड। तो अपना ये 9(5) भी कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग को लास्ट दो प्रोविजन पढ़ना है, दैट इज सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8 के आईजीएसटी एक्ट का, टू डिटरमाइन इंट्रा स्टेट है या तो इंटर स्टेट है। ठीक है, एकदम सिंपल रखेंगे। पहले इंट्रा स्टेट का हम लोग पढ़ रहे हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कब माना जाएगा? सबसे पहला चीज, मूवमेंट कहां पर होना चाहिए? इंडिया के अंदर होना चाहिए, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ये दोनों होना चाहिए सेम स्टेट। मतलब अगर मैं आपको लैपटॉप बेच रहा हूँ, तो मैं लैपटॉप का सेलर महाराष्ट्र में होना चाहिए, लैपटॉप आपने किधर खरीदना चाहिए? महाराष्ट्र। देन इट इज इंट्रा स्टेट। लेकिन इसके तीन एक्सेप्शंस। अगर मान के चलो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बेचा जा रहा है, या तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन अपने को बेच रहा है, इट विल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट इवन इफ दे आर इन सेम स्टेट। दूसरा, अगर गुड्स इंडिया में आ रहा है, ओके, इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, और इंपोर्ट में क्लियर होने के पहले मैंने क्या कर दिया, किसी और को बेच दिया सेम स्टेट में। ओके, मैं महाराष्ट्र का, मैंने किसको बेचा? महाराष्ट्र वाले को। लेकिन गुड्स को क्लियर करवा के नहीं बेचा, गुड्स क्लियर होने के पहले बेच दी। तो ऐसे केस में जिसको मैंने बेचा, ओके, वो जब क्लियर करवाएगा तब उसको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। ओके, वो ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने तो महाराष्ट्र वाले से खरीदा। ओके, उसके बाद फॉरेन टूरिस्ट को अगर हम लोगों ने कुछ भी बेचा, गुड्स गुड्स, तो फिर इंटरस्टेट माना जाएगा। समझ में आया पॉइंट? फॉरेन टूरिस्ट मतलब कौन? जो इंडिया में लेस देन इक्वल टू 6 मंथ्स के लिए रहने को आए, फॉर लेजिटिमेट नॉन इमिग्रेंट पर्पस, मतलब कि घूमने को आना चाहिए, बिजनेस के लिए नहीं आना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं आना चाहिए। ओके, उसके बाद इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस का हम लोग बात करेंगे। सर्विस में मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है क्या? नहीं होता। तो यहाँ पर बोलते हैं कि सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों इंडिया में होना चाहिए। ओके, सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों कहाँ पर होने चाहिए? इंडिया के अंदर होने चाहिए। ओके, और साथ में ये बोलते हैं एलओएस पीओएस सेम स्टेट होना चाहिए। ये तो हम लोग को मालूम है। और एक्सेप्शन क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हमने दिया सर्विस, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने हमको सर्विस दिया, इट विल बी इंटर स्टेट। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में बोला हुआ है। अगर इंडिया में हेड ऑफिस है, फॉरेन में ब्रांच है, तो हेड ऑफिस एंड ब्रांच वुड बी ट्रीटेड एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। उसके बाद एक सर्कुलर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी हम लोग को करना है, और इधर भी एक सर्कुलर। ये सर्कुलर क्या बोलता है? अगर समझो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, ओके, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर समझो कि कोई होटल है, ओके, या तो फिर बैंक्वेट हॉल है, तो यहाँ पर बैंक्वेट हॉल इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एंटिटी इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सो इट विल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई। हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि बैंक्वेट हॉल भी एसीजेड में, ओके, रिसिपिएंट भी एसीजेड में, ऐसा नहीं बोलेंगे। सबको समझ में आया पॉइंट? इज इट वेरी क्लियर? ओके, उसके बाद एक यहाँ पर सर्कुलर है, वो कर लेते हैं। पीएसएफ एंड यूडीएफ, समझो कि एक एंटिटी है जिसने एयरपोर्ट बनाया। ओके, समझो MIAL, ओके, महाराष्ट्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, समझो एग्जांपल ये। यहाँ पर स्पाइस जेट है, ओके, यहाँ पर कस्टमर्स। अभी MIAL ने इतना मेहनत से क्या बनाया? एयरपोर्ट बनाया।
तो यहाँ पर MIAL जो है ये 2 फीस कलेक्ट करना चाहता है कस्टमर से। कौन सी 2 फीस? पैसेंजर सर्विस फी, मतलब कि इन लोग जो एयरपोर्ट वापर रहे, और यूजर डेवलपमेंट फी, क्योंकि PSF एंड UDF ये 2 चार्जेस कलेक्ट करना चाहता है। कौन कलेक्ट करना चाहता है? MIL। तो MIL डायरेक्टली कस्टमर से कलेक्ट नहीं करता। MIL किसको बोलता है? स्पाइस जेट को बोलता है। ओके, क्या बोलता है स्पाइस जेट को? कि भाई तुम कस्टमर से कलेक्ट करके हमको दे दो। तो स्पाइस जेट ने क्या किया, टिकट के प्राइस में PSF और UDF ऐड कर दिया। तो उसके ऊपर GST नहीं आएगा, क्योंकि कस्टमर ने अगर PSF UDF स्पाइस जेट को दिया, स्पाइस जेट इज गोइंग टू डायरेक्टली रेमिट इट टू MIL। तो PSF और UDF के ऊपर स्पाइस जेट को कोई टैक्स नहीं भरना है। और स्पाइस जेट मेहनत कर रहा है MIL के लिए, तो स्पाइस जेट किसको चार्ज करेगा? MIL को। कलेक्शन सर्विसेज। तो कलेक्शन सर्विस पे स्पाइस जेट को टैक्स भरना। PSF UDF पर स्पाइस जेट को टैक्स नहीं भरना है। ओके, कौन भरेगा टैक्स? MIL भरेगा ऑन PSF एंड UDF। आया समझ में सब लोग को? उसके बाद इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई में 5 सबसेक्शंस आपके सामने हैं। ओके, 7.1 एंड 7.2 इज फॉर गुड्स, 7.3 एंड 7.4 इज फॉर सर्विसेज। ओके, 7.1 इज मूवमेंट इंडिया के अंदर रहेगा और इंटर माना जाएगा। ओके, 7.3 LOS LOR दोनों इंडिया में रहेगा और इंटर माना जाएगा। 7.2 इंपोर्ट ऑफ गुड्स, कब इंटर माना जाएगा? ऑब्वियसली इंटर ही हो। और 7.4 इंपोर्ट ऑफ सर्विस को इंटर मानेंगे। ओके, तो अभी सुनो। 7.1 के लिए क्या है? गुड्स के लिए पहले बोलते हैं मूवमेंट इंडिया के अंदर होना चाहिए, LOS POS 2 अलग स्टेट होना चाहिए, तो इंटर स्टेट। 7.3 करेंगे, दोनों जन इंडिया के अंदर होने चाहिए, दोनों जन इंडिया के अंदर होने चाहिए। और POS LOS क्या होना चाहिए? अलग स्टेट्स होना चाहिए, तो इंटर स्टेट। 7.2 इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो रहता है, इट इज इंटर स्टेट। 7.4 इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज ऑल्सो इंटर स्टेट। अब हम लोग 7.5 का बात करेंगे। देखो क्या क्या बात किया, विद इन इंडिया का सेल बात किया, बाहर से कुछ आ रहा है उसका बात किया, बाहर जा रहा है उसका बात ही नहीं किया। तब हम लोग बाहर जाने वाले का बात करेंगे। बोलते हैं कि सप्लायर अगर इंडिया का है, सप्लायर किधर का है? इंडिया का है, और प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, ये एक्सपोर्ट में पॉसिबल है, तो इसको हम लोग इंटर मान लें। तो एक्सपोर्ट इज इंटर स्टेट सप्लाई एज पर दिस प्रोविजन। सेकंड, अगर हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बेचते हैं, या तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन अपने को बेचता है, इट इज ऑल्सो इंटर स्टेट। और जो जो चीजें सेक्शन 8 के हिसाब से इंट्रा नहीं है, और अब तक जितना भी हमने सेक्शन 7 पढ़ा, ओके, इंटर नहीं है, देन सच ट्रांजेक्शंस दैट इज रेसिडुअल कैटेगरी वुड बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई। ओके, रेसिडुअल कैटेगरी वुड बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई। समझ में आया पॉइंट सब लोग? क्लियर है? उसके बाद कुछ यूनियन टेरिटरीज है। ओके, अगर समझो विद इन यूनियन टेरिटरी हुआ तो CGST प्लस UTGST लगता है, CGST प्लस UTGST। लेकिन 3 स्पेशल यूनियन टेरिटरीज है जहां पर CGST SGST लगेगा। ओके, UTGST नहीं लगेगा। कौन से 3 है? दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू कश्मीर। ओके, दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू कश्मीर। समझ में आया पॉइंट? इन तीनों यूनियन टेरिटरी में अगर हम लोग ट्रेड करते हैं, ओके, तो इट विल बी लेवेबल टू CGST SGST। इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली टू पौंडीचेरी CGST SGST, दिल्ली टू दिल्ली CGST SGST, even if Delhi is union territory. Is it very clear? So here we complete with this chapter.